दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर A.K. तिवारी किसानों के द्वारा अधिक से अधिक अपनी फसलों का मूल्य मांगे जाने के ऊपर एक विचार संक्षेप में देने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, हम सभी भारतीय, चाहे वो IAS अधिकारी हों, कोई टेक्निकल फोरमैन हो, इंजीनियर हो, सभी अपने आप को कृषक अर्थात किसान कहने का दम भरते हैं। ये सच है कि हम सब की शुरुआत खान पान की व्यवस्था से ही शुरू हुई। मनुष्य की जातियों का और मनुष्य के संपूर्ण प्रकार के क्रियाकलापों का उद्भव मनुष्य के खान पान की आवश्यकता से ही हर चीज़ का विकास हुआ। हल का विकास हुआ, नहरों का विकास हुआ, कुएं खोदे गए और धीरे धीरे तकनीकी बढ़ती गई और इन सारी चीज़ों का योगदान किसानों के अनाज उत्पादन के लिए सुविधा देने का कार्य करने लगा। अगर कोई किसान जो अनाज उपजाता है, कोई व्यक्ति जिसके पास सैकड़ों बीघे, हजारों बीघे खेत है, जिस प्रकार से आज देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, शायद उनका पूरा खेती का व्यवसाय मशीनों पर और कहाँ से खाद मिलती है, किस प्रकार से पानी मिलता है, किस प्रकार से उनको अन्य चीज़ें मिलती हैं, वस्त्र मिलता है, भोजन मिलता है, इन सारी चीज़ों का भोजन सिर्फ गेहूं और चना, मक्का और चावल नहीं है। मसाले कहाँ से आते हैं, तेल कहाँ से आता है, उसके साथ लगने वाली अन्य चीज़ें, नमक कहाँ से आता है, वो किसान नहीं उपजा सकता है, वह समुद्र से आता है। पूरी प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है और जब तक संपूर्ण प्रकृति का संतुलन और समातुलन नहीं स्थापित किया जाता, तब तक किसी भी देश और समाज का जीवित रहना संभव नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके विषयांतर थोड़ा सा हो रहा है, परंतु सुन लीजिएगा। आपके देश के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए सब पश्चिम से हुए, जबकि उधर कुछ दुर्गम पहाड़ भी हैं। हिंदू कुश के दर्रे में थोड़ा सा सुगम रास्ता बना करके लोग आए। उत्तर से पर्वत थे, हिमालय जैसा दुर्गम, इसलिए उधर से नहीं आए। पूरब में हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग पत्ते और इस प्रकार की कृषि वगैरह का ज्ञान रखते थे, इसलिए उधर के उधर लोग नहीं आए। लेकिन जितने भी लोग आए वो पश्चिम से आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पश्चिम में जितने भी अब चले जाएं तो सब वो पठार टाइप का क्षेत्र है जहाँ कृषि नहीं होती। और पूरे विश्व के ब्रह्मांड के नक्शे पर, मैं अपने बड़े भाई साहब से प्राप्त भूगोल के ज्ञान के ऊपर बात कर रहा हूँ। वैसे मैं भूगोल का कोई ज्ञान नहीं रखता, परंतु सबसे कम क्षेत्रफल जिसके पास सबसे अधिक समुद्र से लगाव है वह भारतवर्ष है। पूरे विश्व में सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश जिसकी सबसे अधिक सीमा समुद्र से लगती है, वह देश अकेला भारत है। दूसरा, भारतवर्ष से होकर के मकर रेखा गुजरती है, जहां समशीतोष्ण वातावरण रहता है। जलवायु जो है मनुष्य के लिए और अन्य जीवों, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ न ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इस प्रकार का जलवायु का वातावरण चाहे चीन हो और चाहे रूस, अमेरिका हो, कहीं भी नहीं मिलता। और जितने चीन के और उत्तर में चलते जाएंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो नभ से लिए गए, यानी अपने अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट्स के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं, उधर घनी आबादी, उधर हरियाली तो दिखाता है, लेकिन उस हरियाली में शीतलता बहुत ज़्यादा है, ठंडा, चूँकि उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो मनुष्य के जीने के लिए वहाँ भी वातावरण उपयुक्त नहीं था। तो जितने इस देश में लोग आए, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग आते गए और हर प्रकार की सभ्यता कुछ न कुछ तकनीकी विकास लेकर के आई। मैं अपने किसान भाइयों को समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप तकनीकी पर आधारित हैं। लोहार, बढ़ई, पत्तल बनाने वाले, चर्मकार, जिनको आप चमार कह देते हैं, मरे हुए जानवरों की खाल का किस प्रकार से सदुपयोग कर लिया जाए मनुष्य के जीवन में, ये सब अलग अलग कला के लोग थे। मुसहर जात के लोग जो मिट्टी खोद करके और उसमें से निकले हुए सांप,
चूहे आदि तक को खा जाते थे। उनका खान पान का तरीका वही था। तो जिसको जैसा परिवेश मिला उस प्रकार की जीवन शैली को सीखता चला गया। परंतु किसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। आप देख लें, मुगल जब आए तो तोपें लेकर के आए भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तकनीकी उनकी विकसित थी, तोपें थीं, और यहाँ पर तलवार भालों से उनका मुकाबला नहीं हो सका, लिहाजा वो यहाँ पे स्थापित हो गए। बाबर की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो दूसरे मुगल आक्रांता आए वो उतनी भारी तोपें लेके नहीं आए। बाबर की तोपों को घसीटने के लिए कई हाथी लगते थे उनके मुंह की दिशा परिवर्तित करने के लिए। उसमें से सुनता हूं कि बड़े बड़े पत्थर और ईंट फेंकी जाती थी, कोई बारूद नहीं थी। उसके बाद पता नहीं महमूद गजनी आया था, कोई और आया था, मैं इतिहास का इतना जानकार नहीं हूं। लेकिन उसके बाद जो मुगल आए वो इतनी छोटी छोटी तोपें लाए कि ऊंटों की पीठ के ऊपर रख करके उन गोलों से दाग सकते थे अपने आयुध को। खैर, ऐसे ही धीरे धीरे तकनीक का विकास होता गया और अंग्रेज आए तो इतनी छोटी सी बंदूक की जो कि एक हाथ की थी और लेकर के आ गए। तो जो जिस समय में जितना ही एडवांस तकनीक का प्रयोग करता रहा, उस पर आश्रय अपने को रखा, अपने आप को आश्रित रखा, वो उतना जल्दी विकसित हुआ और उसने अपना साम्राज्य बड़ा किया। आज किसान, अब फिर अपने मुद्दे पर, मूल मुद्दे पर, किसान इस बात को समझे कि किस प्रकार से उसका जीवन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पर टिका हुआ है। एक पाइप बनाने वाली कंपनी जिससे वो बोरिंग कराते हैं, अगर वो कंपनी पाइप बनाने की तकनीकी किसानों को न दे और उसका प्रोडक्ट न दे तो पाइप से कहां से जमीन से पानी निकालेंगे। कुओं से भी निकाला जाता था तो उसमें लोहारों का उसमें इंजीनियरिंग प्रयोग होती थी और रहट आदि चलते थे। शुरू में ढेंकली वगैरह चलती थी, वो बढ़ई वगैरह और किसी अन्य हमारे किसी समझदार व्यक्ति ने वो आविष्कार किया होगा जो ढेंकली चलती थी। फिर चरस चलने लगी जो चमड़े की थैली को बैलों से खींचा जाता था। बढ़ई किसान की आवश्यकता के लिए चारपाई, टेबल, कुर्सी से लेकर के खुरपा खुरपी का बेंट, हैंडल तक बनाते हैं। हल मूलतः लकड़ी का बनता था और उस पर जो आगे लगने वाली जो फाली थी, फल जिसको सीता कहा जाता है, वह लोहार बनाते थे। खुरपी, हंसिया, हथौड़ा, छेनी, आरी, वसूला, रुखानी, ये जितनी आवश्यकता की चीज़ें थी सब लोहार बनाते थे, लोहे से बनी हुई। मेरे कहने का तात्पर्य है, तो कहने का मतलब काष्ठ कला, लौह कला, प्लास्टिक, इंजन बनाने की इंजीनियरिंग, जिस बोरिंग को करने के बाद आप पानी निकाल लेते हैं, उन इंजीनियरों के ऊपर भी आपकी कृषि आधारित है। आपकी कृषि उन वैज्ञानिकों के ऊपर आधारित है जो हमारे देश के अंदर तमाम कृषि विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनसे उन्नत बीजों की खोज की जा रही है। और आज आप याद कीजिए वो समय जब कितना ज़्यादा अनाज बोया जाता था, कितने बड़े क्षेत्रफल में बोया जाता था, लेकिन उत्पादन शून्य के बराबर होता था, यानी बहुत कम, जिससे किसानों का विकास नहीं हो पाया। उस काल के किसानों को अगर आप उनकी आर्थिक स्थिति को देखें, उनका रहन सहन, उनका पहनावा देखें, उनके घरों में पंखे और बिजली की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज जो बिजली दे रही है सरकार, वो तकनीकी पर भी किसान का जीवन आधारित है। किसान नहीं सोच पाता इस बात को। नदियों का पानी नहरों तक किस प्रकार से आता है, किसान इस बात को नहीं सोच पाता है। उसमें किसी का खर्च भी लगता है, उसके लिए, उस अनाज को उत्पन्न करने के लिए राष्ट्र कितना योगदान कर रहा है, वो इस बात को नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि आधा किलो टमाटर का बना हुआ सॉस 25 रुपये का बिक जाता है और 50 ग्राम आलू का चिप्स जो है वो 50 रुपये में बिक जाता है। और इसी प्रकार से अन्य चीज़ें लोग अपनी कीमत निर्धारित कर लेते हैं और हम अपने अनाज को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल्य। आप एक बात की कल्पना करें कि सारी तकनीकियां अगर हटा ली जाएं तो क्या किसान अनाज उत्पन्न कर पाएगा? आज भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे भारत भुखमरी का शिकार हुआ करता था। आज जो किसान को आंदोलित करने वाली जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जिनमें मैं कांग्रेस का नाम लेना थोड़ा आवश्यक हो जा रहा है, जो जॉर्ज सोरोस और विदेशी भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए अब तत्पर हैं आर्थिक फंडिंग के द्वारा, ये किसान उसी के ऊपर चल रहे हैं
और इनको बरगला दिया गया है। आखिर मैं फिर नहीं जाना चाहता हूं कि पंजाब के ही किसान क्यों, बाकी भारत के किसान क्यों नहीं आंदोलन करते। दोस्तों, दिल्ली को डिस्टर्ब करने का लिए प्रयास किया जाता है और वो नज़दीक पड़ता है। वहाँ के किसान समृद्ध किसान हैं और वो समृद्ध किसान खेती बाड़ी छोड़ करके मैदान में आ डटेंगे, फिर भी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन बाकी जगहों का किसान अगर इस प्रकार से आंदोलन में चला जाएगा तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए बाकी राष्ट्र का किसान उसमें शामिल नहीं होता है। तो अब एक कल्पना और कर लीजिए कि किसान कहता है कि समर्थन मूल्य हमारे फसलों को बहुत महंगे दामों पर खरीदा जाए। कितने महंगे बेच लीजिए, आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए किलो आप अपना तय कर लीजिए, 5 लाख रुपए तय कर लीजिए, 10 लाख तय कर लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए। किसी गांव में क्या इतना अनाज पैदा होता है? सारी तकनीकी फ्री मिल रही है, फिर भी क्या इतना अनाज पैदा होता है कि वह अपने पूरे गांव के नागरिकों को, जिसमें पूरे दुनिया में फैले हुए लोग भी हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलुरु और नोएडा जैसे जो शहर हैं, इनमें भी जो लोग बसे हुए हैं, उन सारी आबादी को कैलकुलेट कर लें, हर गांव वाले, तो क्या अपने गांव के पूरे खर्चे भर का अनाज वो लोग पैदा करते हैं कि उस स्वावलंबन से जीवन जी सकें? अगर उनके गांव का आदमी अगर उतनी खुशहाली से जी रहा है और बाहर से उनके लिए सहायता राशि, मनी ऑर्डर वगैरह इस ट्रांसफ़र के द्वारा दे रहा है, तो यह तकनीकी है, यह खेती नहीं है। और हर किसान के परिवार में कम से कम 50% लोग बाहर से आय करते हैं, तब आज किसान इस प्रकार की बात बोल पा रहा है। और पूरा भारत अगर तकनीकी न रहे और अन्य उद्योग धंधे न रहें, जिसमें बिल्डिंगों का निर्माण, बहुमंजिला लोगों के रहन सहन के लिए सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, बिजली का निर्माण, बिजली के खंभे लगाए जाएं, इसका पूरा एक तंत्र है, एक सिस्टम है। और यह सिस्टम कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, कई प्रकार की क्रियाओं और ज्ञान का एक समन्वय है, एक समूह है जो एक सिस्टम बनाता है। और किसान भी इसी सिस्टम का एक पार्ट है, वह कंप्लीट मशीनरी नहीं है, एक मशीनरी का सिर्फ वो एक पार्ट है। इस बात को समझे दोस्तों। अगर इस तरह से ना समझ में आती हो तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि क्या किसी गांव के द्वारा पैदा किया गया, जबकि ये सारी चीज़ें पूरी तकनीकी उसको फ्री मिल रही हैं, फिर भी किसी किसान के द्वारा, किसी कृषक गांव के द्वारा उत्पादित किया हुआ समस्त अनाज क्या उसके गांव की समस्त जनसंख्या को सुखमय जीवन दे सकता है जैसा आज है? विचार करिए। और तब किसान समर्थन मूल्य की मांग करे तो अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से अगर सारा हिंदुस्तान की सारी आवश्यकताएं किसान देने का प्रयास करने लग जाएं, तो बसें रुक जाएंगी, रेलगाड़ियां रुक जाएंगी, हवाई जहाज रुक जाएंगे, सड़कों का निर्माण रुक जाएगा, बिजली का उत्पादन रुक जाएगा, नहरों में जल आना बंद हो जाएगा, भूगर्भ जल से जल का जो दोहन हो रहा है मनुष्य की जीविका को संचालित करने के लिए, वो बंद हो जाएगा। आयुध न बने तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। कितने बड़े संकट पैदा हो जाएंगे कि मनुष्य जी नहीं पाएगा। मेरे किसान भाइयों, इस चीज़ को आप लोग अवश्य सुनें। जय हिंद, जय भारत।